बागमती रिवरफ्रंट से मुकाबला का स्पेशल एडिशन। गुजरात चुनाव में किस तरीके से एक दूसरे पर वार पलटवार किया जा रहा है, उसी को लेकर ये बड़ी बहस आज हम करेंगे सीधा अहमदाबाद से, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी संभाल ली है और जब से पीएम चुनावी क्षेत्र में उतरे हैं, रण में उतरे हैं, तभी से लगातार कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किए जा रहे हैं। एक बार फिर से कांग्रेस के अपने ही बोल कहीं कांग्रेस पर भारी ना पड़ जाएं, ये बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से औकात शब्द का इस्तेमाल किया गया था, जिसे आज चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस्तेमाल किया और ये साफ कर दिया कि एक सेवादार की औकात दिखाने की बात कांग्रेस करती है, जबकि वो तो राज परिवार से ताल्लुक रखते हैं। इसी पर करेंगे आज एक बड़ी बहस। मेरे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको सुनाते हैं कैसे गुजरात की लड़ाई अब औकात पर आ गई है। વિકાસના મુદ્દાની ચર્ચા નથી કરતા। એક કોંગ્રેસ વાળા કહે છે આ મોદીને એની औकात બતાવી દઈશું। औकात मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे। अहंकार जो भाइयों, अहंकार जो मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे। अरे माँ बाप, તમે તો બધા રાજ પરિવારો છો, હું તો એક સામાન્ય પરિવારનું સંતાન છું। મારી કોઈ औकात નથી બાપા, તમે મારી औकात દેખાડવાની। અરે હું તો સેવક છું, સેવક છું, હું તો સેવાદાર છું, અને સેવક કે સેવાદારની એવી औकात હોતી હશે? અરે તમે મને નીચ પણ કહ્યો, નીચી જાતિનો પણ કહ્યો, અરે તમે તો મને મોતનો સોદાગરો પણ કહ્યો, અરે તમે તો મને ગંદી નાળીનો કીડો પણ કીધો, બધું કીધું ભાઈ, તમે બધું કીધું। હવે તમે औकात બતાવવા નીકળ્યા છો। અમારી કોઈ औकात નથી। મહેરબાની કરીને વિકાસના મુદ્દાની ચર્ચા કરો અને આ ગુજરાતને વિકસિત ગુજરાત બનાવવા માટે આવો मैदाનમાં। આ औकात બનાવવાના ખેલ જવા દો ભાઈ, બનાવવા માટે આવો मैदाનમાં। औकात बनावना खेल दबा दो भाई। तो आइए इसी मुद्दे पर करेंगे सबसे बड़ी बहस। मेरे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं, जल्दी से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हितेंद्र पटेल जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अमित नायक कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ हैं। दानिश कुरैशी हमारे साथ हैं, एआईएमआईएम का पक्ष वो रखेंगे, और हमारे ब्यूरो चीफ निर्णय कपूर भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। अमित जी, सवाल आप ही से है कि आपके नेताओं के जो बयान है, ऐसा तो नहीं कि आप ही सेल्फ कोल कर लेते हैं और उसका नुकसान आपको चुनावों में देखने को मिलता है। अभी औकात शब्द ऐसा तो नहीं आप पर ही भारी पड़ जाएगा? नहीं प्राचीन जी, ऐसा नहीं है। देखिए, राजनीति में व्यक्तिगत तौर पे ये शब्द को कोई जगह नहीं होती है, पर हमने पहला भी किया है, आज भी हम उसकी स्पष्टता करते हैं कि जो कांग्रेस के नेता है उन्होंने कहीं पे भी व्यक्तिगत तौर पे मोदी जी को इस तरह के शब्द कहीं पे भी यूज नहीं किए। पर मोदी जी की आदत है, जब भी उनको लगती है कि मेरे हाथ से सत्ता जाने वाली है, तो कहीं ना कहीं खुद का पिक्चर सामने ला देते हैं। मुझे नीच कहा, मुझे छोटा कहा, मुझे ओबीसी जाति। आप बताइए, इस देश में कौन सा ऐसा बड़ा प्रधान होगा जो जाति और धर्म के आधार पे वोट मांगता होगा? जाहिर मंच पे ऐसा बोलना कि मैं ओबीसी फैक्टर से आता हूं, मुझे वोट दीजिए, मुझे लगता है ये गरिमापूर्ण पद है। ऐसे पद पे रहते हुए इस प्रकार की राजनीति करना शोभा नहीं देता। मोदी जी देश के बड़ा प्रधान है, हमारे लिए भी बड़ा प्रधान है, सम्माननीय है। गुजरात में हम इस तरह की लैंग्वेज यूज नहीं करते, पर जो लैंग्वेज की वो बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं वो झूठ फैला रहे हैं। झूठ है। मधुसूदन मिस्त्री ने क्या कहा था जब उन्होंने उनका स्टेटमेंट जब उन्होंने आपका जो लेटर है जो जिसमें आप अपने वादे कर रहे थे, जब आपने घोषणा पत्र जारी किया था, उस वक्त क्या कहा था कि चुनाव में औकात दिखा दी जाएगी? उन्होंने पूरी लाइन जो मधुसूदन मिस्त्री जी की थी, हमने तब भी उनके बारे में स्पष्टता की थी कि मधुसूदन मिस्त्री जी ने ऐसे शब्द यूज किए कि भाई पॉलिटिकल राजकीय औकात किसकी क्या है, वो चुनाव के बाद जब मतदान होगा, जब गिनती होगी, जब पूरा चुनावी नतीजा आएगा, उसके बाद हर किसी को पता चल जाएगा। उसको तोड़ मरोड़ के पेश करना, बार बार उसकी चीज की चर्चा करना। मैं आपको बताता हूँ, मैं भूतकाल की बात करता हूँ, खुद मोदी जी ने स्वीकार किया है जाहिर मंच ऊपर से कि उनकी जबान कई बार लड़क गई है। उन्होंने सोनिया जी के बारे में क्या कहा था,
उन्होंने राहुल जी के बारे में क्या कहा था, उन्होंने मनमोहन सिंह जब जैसे। आपको वो शब्द याद रहते हैं तो आपको वो शब्द भी याद रहने चाहिए जो प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। शब्द अमर्यादित हैं तो चाहे कांग्रेस बोले चाहे बीजेपी बोले, वो दोनों के लिए ही खराब है। हालांकि हितेंद्र जी, जिस तरीके से अभी अमित जी कह रहे हैं कि शब्द तो आपने भी इस्तेमाल किए हैं, लेकिन ये आपकी आदत हो गई है कि आप चुनावी एजेंडा बना लेते हैं और चुनावी फायदा लेने के लिए आप उन शब्दों को बुनाने लग जाते हैं ताकि मुद्दे गौण हो जाएं। नहीं, कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस के नेता माननीय नरेंद्र भाई के बारे में या हमारे किसी भी के नेता के बारे में जो बोले हैं वो सार्वजनिक तौर पे सभी मीडिया में है, सभी प्रिंट मीडिया में भी है। उससे वो अब ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं किया है, झूठा किया है। वो पूरी गुजरात की जनता, पूरे देश की जनता को पता है कि कौन क्या बोला है। रही बात औकात की, तो मैं तो नरेंद्र भाई ने तो बता दिया, उन्होंने गुजरात में भी सीएम का मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं कॉमन मैन ऐसा रखा था, प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक ऐसा रखा है। और राज्य में, देश में पिछले सालों में जो विकास की परिभाषा में बदलाव आया है, जनजीवन को सामान्य करने के लिए, अंतिम बिंदु के जो लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए जो काम किया है वो पूरी गुजरात की जनता, पूरे देश की जनता को पता है। और इसीलिए आपका जो आज के शो का टाइटल है अब की बार, तो मैं बताता हूं कि ये 7वीं बार भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। औकात तो ये कोई बता नहीं सकता है। नरेंद्र भाई ने पूरे दुनिया में नहीं भारत भाजपा का, भारतीय जनता पार्टी का और भारत भर का भी एक नया अपना एक कीर्तिमान स्थापित किया है। एक समय था कि जब भारत के प्रधानमंत्री विदेश में जाते थे तो पिछली लाइन में कहीं छुप जाते थे, वो दिखाई भी नहीं देते थे, कोई इसकी बात सुनता नहीं था, 2-3 दिन जैसे घूम के आ जाते थे। आज नरेंद्र भाई की औकात ऐसी बन गई है कि पूरे विश्व के लोग, आज 14 देशों के लोगों ने उनको रेड कारपेट स्वागत किया है। उनके जो देश के मुखिया है उन्होंने प्रोटोकॉल भंग करके एयरपोर्ट पे आके नरेंद्र भाई का स्वागत किया है, वेलकम किया है। नहीं हितेंद्र जी, तो क्या जरूरी है जब आपके पास इतनी उपलब्धि है और आप खुद कह रहे हैं कि आपके नेता कितना अच्छा काम करते हैं, तो जरूरी है कि आप शब्दों को पकड़कर उस पर पूरा चुनाव ले आए? आप उपलब्धियों पर बात करिए, विकास पर बात करिए, आप उन कामों पर बात करिए जो आपने बीते 27 साल में गुजरात में किए। हिंदुस्तान की राजनीति में सबसे पहला और बड़ा बदलाव ये आया है कि किसी सरकार ने, किसी नेता ने विकास की राजनीति पर, किए हुए काम की राजनीति पर बात करने का जो किसी ने शुरू किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और आज भी पिछले 2 दिन से और पिछले 2 महीने से नरेंद्र भाई जब आए हैं, अमित भाई जब आए हैं, हमारे मुखिया जेपी नड्डा जी जब आए हैं, जो भी बात करते हैं, हम बात करते हैं कि हमने शौचालय दिया है, हमने गैस के कनेक्शन दिए है, हमने घर से घर दिया है, हमने नल से पानी दिया है, हमने आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख की सारवार मुफ्त में करवाई है, हम किसानों को बिना इंटरेस्ट के ऋण दे रहे हैं। हम ड्रिविंग तो ये ज्यादा अच्छा है। हालांकि कांग्रेस यही आरोप आप पर लगा रही है कि आप एक शब्द को पकड़ लेते हैं और उस शब्द को बुनाने की कोशिश करते हैं। दानिश जी, राजनीति में ये जो शब्दों का खेल है, ये बीजेपी के पक्ष में हर इलेक्शन में गया है, ये रिकॉर्ड बताते हैं। इस बार कांग्रेस का औकात शब्द ऐसा ना हो कि आप सब पर भारी पड़ जाए और बीजेपी क्लीन स्वीप कर ले गुजरात। भारतीय जनता पार्टी के पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए हर बार जो है वो खुद अपने आप विफल बन जाते हैं। इस बार गुजरात में अब तक जितने भी चुनाव रहे, आप एक भी चुनाव बता दीजिए जहां उन्होंने उपलब्धियों की बात की हो। हर बार यही दिखा है कि मुझे ये कह दिया, मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी हैसियत बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आपने सियासी हैसियत बनाई है काम करके, तो आपको उस काम पे वोट मांगना चाहिए। दूसरी तरफ मैं आपको कहूँ, मुझे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि विपक्ष भी सीरियस नहीं है, विपक्ष भी मुद्दों की राजनीति करने के बजाय और अलग दिशा में ले जाता है। जैसा कि हमारे भाई भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे, तो कल ही असदुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे थे कि पूरे गुजरात में सिर्फ 11 MRI मशीन है। आपने 5 लाख रुपए देके, अगर आपके पास इलाज करने के लिए संसाधन नहीं है तो आप किसी को 5 लाख की सहायता देके करेंगे क्या अल्टीमेटली, जब अस्पताल में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहेगा तो सवाल इस बात का होना चाहिए, सवाल इस बात का होना चाहिए कि केशु
भाई पटेल आप ही की सरकार में रहे थे मुख्यमंत्री, उनके रहते 4,500 करोड़ का जो गुजरात का आउटस्टैंडिंग था, उस वक्त के जो मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी थे, उनके जाते जाते वो 2.25 लाख करोड़ का हो गया और आज भूपेंद्र पटेल की सरकार में 3 लाख करोड़ का है। तो बताइए ये कौन सा विकास है? क्या हुआ आपके उन जलसों का जिसके अंदर में आप लाखों करोड़ों का एमओयू करते थे ग्लोबल समिट इन्वेस्टमेंट के नाम से? तो क्या मिला? जीरो। ये रिवर फ्रंट जो आप देख रहे हैं, इस पानी का पैसा अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुकाता है या नहीं चुकाता? इनसे पूछ लीजिए। यहां से 3 किलोमीटर आगे आप चले जाएंगे वासना बैरेज में तो आपको नदी का पट ऐसा मिलेगा जैसे सूखा रण और सहारा का। तो सवाल यह है कि मुद्दों की राजनीति अगर वाकई में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है तो वो उस पर बात करे, लेकिन हर बार प्रधानमंत्री को लाकर यह दिखाना कि भाई मैं बयानों की बात करें दानिश जी, तो आपके भी नेता कम नहीं है। बयान उनकी तरफ से भी ऐसे दिए जाते हैं कि पूरा का पूरा जो चुनाव है वो शिफ्ट दूसरी तरफ हो जाता है और मुद्दे खो जाते हैं, मुद्दे गौड़ हो जाते हैं। बताइए क्या कहा उन्होंने? नहीं, ये बताइए आप, जो ये औकात शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इसका जिक्र किया है, इसे किस तरीके से देखा जाए? इसका कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने इसका इस्तेमाल किया, और कितना नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है? देखिए प्राची, एक चीज आप समझिए कि जो चुनाव है उसमें मैंने एक चीज हमेशा नोटिस की है कि जब आप चुनाव प्रचार करते हैं तो जाहिर सी बात है हर पार्टी मतदाताओं के साथ इमोशनली कनेक्ट होने की कोशिश करती है। सिर्फ मोदी अपवाद नहीं है इसमें, हर नेता हर पार्टी ये करती आ रही है। और अब चाहे इस पैनल के बाकी सदस्य माने या ना माने, लेकिन नरेंद्र मोदी की जो फेस वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा है गुजरात में। गुजरात के लोग उनके साथ बहुत बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाते हैं। और ऐसे में जब वो अपने बारे में कोई बात करते हैं, अपने ऊपर किए हुए अटैक को लेकर के अगर कोई बात करते हैं, अपने ऊपर यूज़ किए हुए शब्दों को लेकर के कोई बात करते हैं, तो डेफिनेटली उसका एक इम्पैक्ट बनता है। और आप देखिए आज हो क्या रहा है। पहले मैं आपको थोड़ा सा पास्ट में एक पर्सपेक्टिव के लिए ले जाना चाहता हूं। आप देखिए इसी तरह का चुनाव था 2007 का भी, कोई वेव नजर नहीं आ रही थी, कोई अंडरकरंट नजर नहीं आ रहा था, मुद्दे गायब थे। और अचानक सोनिया गांधी आती हैं, चिखली में एक रैली करती हैं और मौत का सौदागर शब्द का उपयोग करती हैं, बीजेपी उसे पकड़ती है और उसके बाद आप देखिए पूरा का पूरा चुनाव जो है वो उसके इर्द गिर्द घूमना शुरू हो जाता है। और उसका परिणाम क्या होता है? बीजेपी करीब करीब 119 सीटें जीतती है उस चुनाव में। अब इस बार के चुनाव में भी अगर आप देखें तो मैं काफ़ी ट्रैवल करके आया हूं, करीब 80 सीटों पर तो पर्सनली घूम के आया हूं और मुझे ना तो कोई वेव दिख रही है ना ही कोई अंडरकरंट दिख रहा है। ऐसी सूरत में इमोशनल इश्यूज जो हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव साबित होते हैं। आप देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष जो हैं गोपाल इटालिया, जो जानकारी हमारे पास थी, सारे इंडिकेटर्स ये कह रहे थे कि गोपाल इटालिया को आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट घोषित करेगी, क्योंकि पाटीदार वोटों में अपनी एक पैठ बनानी थी और उस पर लगातार फोकस भी किया जा रहा था। लेकिन अब देखिए, जैसे ही गोपाल इटालिया के वो सारे वीडियोस वायरल हुए, नीच शब्द जो उन्होंने कहा या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के बारे में जो उन्होंने टिप्पणियां की और नेशनल वुमेन कमीशन में जाकर के जो उनका बिहेवियर था, उसको देखने के बाद आप देखिए कि आम आदमी पार्टी को फिर से अपनी एक्सरसाइज को रिवर्क करना पड़ा और उन्हें हटा के ईसुदान गढ़वी को प्रोजेक्ट करना पड़ा सीएम के चेहरे के तौर पे। हालांकि प्लान ये नहीं था, प्लान दूसरा था। तो ऐसी सूरत में अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि हम जब घूम रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कांग्रेस जो है गांव के इलाकों में, रूरल इलाकों में, और वैसे भी अगर आप ट्रेडिशनली देखें, कांग्रेस के पास एक अच्छा खासा वोट बैंक है गुजरात में। करीब 30 से 35% वोटर आज भी कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस उसकी स्ट्रेंथ पे लड़ने की बजाय उसके नेता खुद ऐसे कभी कभार बयान दे देते हैं जो उनके लिए ही भारी पड़ जाते हैं। अमित जी, सवाल इसी बात को लेकर है कि क्या आप नब्ज नहीं पकड़ पाते चुनावों की? क्या आप पूरे के पूरे चुनाव को बदलने का काम करते हैं? आपको पता है कि जिससे आपका मुकाबला है वो सामने बीजेपी है, जो आपके एक एक शब्द को पकड़ना जानती है, उस पर जनता के सेंटिमेंट से कनेक्ट करना जानती है। तो ऐसी क्या मुश्किल आपके सामने आ जाती है कि आपके नेता खुद ही सेल्फ गोल करने निकल पड़ते हैं? देखिए, हम जनता के मुद्दों की बात करते हैं, हम महंगाई की बात करते हैं, हम मंदी की बात करते हैं, हम बेरोजगार युवा ने उनकी बात करते हैं। हमारा मैनिफेस्टो देखिए, जो हमारा मैनिफेस्टो है, हमने घर घर पहुंचाने की बात की, हमने कोई बड़े भाषण नहीं दिए। यहाँ लोग 80-90 लोगों की फौज उतर गई भाजपा की,
टीवी में लाइव दृश्य आ रहे हैं कि भाजपा ने पूरी फौज गुजरात में क्यों उतार दी। मैं निर्णय जी की बात से सहमत हूँ। यहाँ पे कोई ऐसा माहौल ही नहीं दिख रहा है। जो आपका टैग है अब की बार किसकी सरकार, ये तो डेफिनेटली तय है अब की बार नहीं है मोदी सरकार, नहीं है भाजपा की सरकार। क्यों? हमने कभी ऐसा नहीं कहा। हम तो शब्द पकड़ के कभी ऐसा बोलने नहीं। गुजरात के चुनाव में हमने लोगों की, जनता की नस पकड़कर उनके मुद्दों की बात की। हमने कभी ऐसा कहा कि जो सोनिया जी 50 से ज्यादा साल से इस देश की सेवा कर रहे हैं, जिसने एक बहू का धर्म निभाया है, एक पति अपने पत्नी का धर्म निभाया है, जो सोनिया जी ने अपने साड़ी का पल्लू सर से नीचे नहीं रखने दिया है, जो गुजरात की बहू है, हमने कभी बताया कि मोदी जी उनके बारे में क्या शब्द बोल चुके हैं? हमने बताया कि आप राहुल गांधी को क्यों शहजादा कहते हो, जो पूरे देश में निकल पड़ा है, रोज का 22-24 किलोमीटर चल रहा है, लोगों से जुड़ रहा है, लोग उसके साथ जुड़ रहे हैं, जो जनता के बीच डायरेक्ट जा रहा है, लोगों की बात सुन रहा है, मन की बात नहीं लोगों की बात कर रहा है। हमने कभी ऐसे शब्द पकड़ के देखे कि आप राहुल जी को शहजादा क्यों बोल रहे हो? ऐसे ये शब्दों का मोदी जी के जिक्र शब्द आपकी है तरफ ना, से किए शहजादा। जाते हैं, आपकी तरफ से हमेशा ऐसे शब्दों का जिक्र किया जाता है। ये कोई मैं नया नहीं है। देखिए, इससे पहले मणिशंकर अय्यर ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया था, उसके बाद भी जबरदस्त फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ था। गुजरात चुनाव में जैसा कि निर्णय कह रहे हैं कि जब आपके पास अच्छा खासा वोट बैंक है तो आप उन लोगों के दिल में जाने की कोशिश करिए ना। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, वो भी देश के प्रधानमंत्री के लिए? हमने बार बार कहा है, मणिशंकर अय्यर का स्टेटमेंट हो या पास्ट में जो भी हमारे नेताओं ने ऐसे स्टेटमेंट दिए होंगे, हमने जाहिर प्लेटफॉर्म से जो बात गलत होगी उसको गलत बोला होगा। हमने स्वीकार किया होगा कि ऐसी बातें राजनीति में नहीं चलती है, ऐसी बातें, ऐसे मुद्दे राजनीति में नहीं है, ऐसा स्थान नहीं है। पर उनसे पूछिए आज तक उन्होंने कभी खुलासा किया है कि आपने सोनिया जी के बारे में ये शब्द बोले थे तो आप उस पर माफी मांग रहे हो? गुजरात में गोडसे के मंदिर बन रहे, आप उनसे पूछिए कि उनके लिए गांधी विचारधारा बढ़ी है या गोडसे के मंदिर गुजरात में बन रहे, पाकिस्तान में नहीं बन रहे। गुजरात में जामनगर में गोडसे का मंदिर भाजपा के शासन में बना, जो मंदिर रातों रात बन गया। किसने बनाया पता नहीं, क्यों बनाया पता नहीं, जिसने बनाया वो कहाँ है, उस पर कोई एफआईआर कह रहे हैं, आप उस पर ध्यान नहीं देंगे और उसी का नुकसान आपको उठाना पड़ता है। हितेंद्र जी, आपकी तरफ से अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाए तो वो सब ठीक है, उसमें कोई विक्टिम कार्ड नहीं होता है, लेकिन आपके किसी भी नेता को कांग्रेस की तरफ से कुछ भी कह दिया जाए तो फिर आप उसे लगते हैं चुनावी एजेंडा बनाने, चुनावी रैलियों में कहने के लिए। ये किस तरीके की राजनीति? आपकी उपलब्धि है, उन पर बात करिए। देखो, भारतीय जनता पार्टी 24/7 365 दिवस चलने वाली पार्टी है। लक्षावधि कार्यकर्ताओं का फौज उनके पास है। बूथ समिति, पेज समिति तक का उसका संगठन है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और ये अन्य पार्टियों की तरह पार्ट टाइम पॉलिटिक्स नहीं करती है। जैसे कि चुनाव आ जाता है, लोग निकल पड़ते हैं, टूटा फूटा संगठन ठीक करते हैं, चुनाव में लेके भूख निकलते हैं और ये उसके बातें हैं कि तुमको प्रमुख बना दिया, तुमको उप प्रमुख बना दिया, तुमको महामंत्री बना दिया। तो इस तरह से पार्टी नहीं चलती है। और गुजरात तो वो भूमि है जिन्होंने पूरे देश को ऐसा प्रधानमंत्री दिया है जिन्होंने देश की शक्ल बदल दी है। पाकिस्तान में जाके एयर स्ट्राइक करके, सर्जिकल स्ट्राइक करके मारा है। 500 वर्ष पुराना हमारा भगवान राम का मंदिर का जो प्रश्न था वो उसको अच्छी तरह से उकेल दिया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जो प्रश्न था उसको भी बहुत अच्छी तरह से लोगों के लिए बना दिया है। गुजरात में आपने यहां रखा है सोमनाथ मंदिर, बहुत अच्छी तरह से। सोमनाथ की तो हिस्ट्री इतनी है कि उन लोगों ने सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं करने देने था, हो गया तो उसके शिलान्यास में राष्ट्रपति को नहीं आने देना था। और आज सोमनाथ मंदिर का इतना अच्छा विकास हुआ है कि राष्ट्र के लोग और गुजरात के लोग अच्छी तरह से वह अपनी आस्था का काम कर सकते हैं। अंबाजी मंदिर का देखो, महाकाली मंदिर का देखो, तो विकास तो होता ही रहता है। रोड, रास्ता, पानी, गटर और जो सुविधा चाहिए, शिक्षा की, आयुष की, वो तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। लेकिन उसके साथ हमारे स्वाभिमान की जुड़ी जो बातें हैं, हमारे संस्कृति के साथ जुड़ी जो बातें हैं, हमारी परंपरा के साथ जुड़ी जो बातें हैं और हमारी सुरक्षा के लिए, आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा के लिए जो करना था वो नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया। लड़ाई से जोड़ देते हैं हितेंद्र जी, लेकिन आपके नेताओं ने भी तो कांग्रेस के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जो जिन्हें हम बोल भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते हैं। तो वो भी तो स्वाभिमान की लड़ाई हो सकती है। अगर राजनीति में कांग्रेस ने जो कहा वो जायज नहीं है तो जो आप कहते हैं वो भी जायज नहीं है। सर, ये जो देखो, मैं ये बहस को किसने क्या कहा वहां ले जाना नहीं चाहता हूं। इंडिया टीवी इतनी रेप्यूटेड चैनल में और ये आपके दर्शकों का प्राइम टाइम इतना व्यस्त हो जाए,
जिन लोगों को बोलने की आदत है, मौत के सौदागर से लेके नीच थे, और आज जो औकात की बात बताई, मैंने बता दिया है कि नरेंद्र मोदी की औकात क्या है। यूएस की असेंबली में किसी भी इंडियन को कभी भी और गैर अमेरिकन को कभी भी एड्रेसिंग करने का मौका नहीं मिला था। नरेंद्र मोदी की वो औकात है कि उन्होंने असेंबली में जाके यूएस सेनेटर को रिप्रेजेंट किया और 14 बार उन लोगों ने खड़े होकर उसको स्टैंडिंग ओवेशन दिया। वरना चुनावी रैली में इसका इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी। मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन दानिश जी, सवाल इसी बात को लेकर है कि कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, इन सबके बीच एआईएमआईएम कहां है? आपकी लड़ाई विपक्ष में बैठने के लिए है या बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 26 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी जिस तरह मैग्नेट की तरह गांधीनगर में चिपक कर बैठी है, तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो इस मुकाबिल नहीं बचा कि इनका मुकाबला कर सके। मैं आपको बताता हूं कि पिछले कई वर्षों से हम ये मुसलसल देख रहे हैं कि जब भी असेंबली का सेशन होता है तो सेशन के अंदर में पता नहीं इंटेंशनली या नेचुरली विपक्ष को सस्पेंड कर दिया जाता है। उसके बाद वेल में आ जाते हैं, गले में प्ले कार्ड लटका के बाहर आ जाते हैं, मीडिया में फोटो खिंचाते हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की पूरी कैबिनेट के साथ बैठ के कांग्रेस के नेता हलवा पूरी खा रहे होते हैं। ये मुसलसल चला आ रहा है। आप बताइए कि असेंबली का जो मुकम्मल वक्त है उसका सही इस्तेमाल अगर आपको देखना है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को देखिए, आप पार्लियामेंट में एक एक लम्हे का वो कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसका सही इस्तेमाल करके गुजरात की आवाम को वर्तमान सरकार की जो नीतियां हैं जिसकी बदौलत नुकसान हो रहा है उस पर काउंटर देने के बजाय ये जो मिली जुली इनकी राजनीति है, कहीं ना कहीं इसको रोकने के लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर रहे हैं आज इंडिया टीवी के मंच से कि आप विपक्ष में बैठने के लिए गुजरात में आए हैं। हम तो 13 सीटों पे ही लड़ रहे हैं। हम 13 सीटों से सरकार थोड़ी बनाएंगे। आप समझिए, किंग मेकर, आप किंग मेकर तो नहीं बनने आए कि जब चुनाव हो जाएगा उसके बाद आपकी भूमिका बड़ी हो जाएगी। 13 सीटों पर आपने सिर्फ कैंडिडेट्स उतारे हैं। देखिए प्राची, मैं आपको बताऊं तो अगर गुजरात प्रदेश की बात की जाए तो यहां अल्पसंख्यक मुसलमानों का, दलितों का, आदिवासियों का, ये दोनों पार्टियों की बात की जाए, अब तक जो मुख्य पार्टी थी, अगर एससी की बात की जाए तो उनके रिजर्वेशन के अलावा एक एक्स्ट्रा मैंडेट ना भारतीय जनता पार्टी देती है ना कांग्रेस देती है। अगर एसटी की बात की जाए तो वही आलम है, ना भारतीय जनता पार्टी देती है ना कांग्रेस देती है। इससे विपरीत दूसरी जातियां, उनके परसेंटेज से 4-4 गुना मैंडेट दोनों पार्टियों में मिलते हैं। एक पार्टी का तो वोटर भी नहीं है वो कम्युनिटी। तो सवाल यह है कि आप दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। मैं तो यह कहता हूं कि हम शुक्र मनाएं एससी और एसटी समाज के लिए कि बाबा साहब के आंबेडकर के दिए हुए संविधान में उनके पास प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का रिजर्वेशन है, वरना उनका हाल भी वो यही करते। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करती है। 182 में उन्हें एक भी विश्वासु अल्पसंख्यक मुसलमान नहीं मिला। यहां अगर कांग्रेस की बात की जाए तो वो ये कहती है कि हम सबको तमाम को साथ में लेके बात करते हैं। तो कहां है उनका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन? आप 13 उम्मीदवारों के साथ गुजरात की राजनीति बदलने का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, हमारी मौजूदगी आप देखिए। मैं छोटा सा ब्रेक यहां पर लूंगी। ब्रेक के उस पार चर्चा लगातार जारी रहेगी। आप देख रहे हैं मुकाबला का स्पेशल एडिशन साबरमती रिवर फ्रंट से। अमित जी, चर्चा इस बात को लेकर है, देखिए जब आप बार बार कह रहे हैं कि इस गुजरात में मुद्दे बहुत हैं, 27 सालों में इस सरकार ने कुछ नहीं किया है, तो इन 27 सालों का जिक्र आप क्यों नहीं करते? आप मुद्दों का जिक्र क्यों नहीं करते हैं? आपके एक नेता मुसलमानों के रहनुमा बनने चलते हैं, आपके एक नेता औकात की बात करने लगते हैं। तो आप उपलब्धियों पर रहिए, आप उन चीजों पर रहिए जो कांग्रेस करेगी अगर उनकी सरकार आती है तो। देखिए, हमने बार बार कहा है कि हम मुद्दों की ही बात करते हैं, हम जनता के मुद्दों की ही बात करते हैं। मैं आपसे फिर से पूछना चाहता हूं, आपके जरिए इनसे पूछना चाहता हूं, आप इनसे ये पूछिए कि गुजरात अकेला ऐसा स्टेट है जहां सबसे ज्यादा महंगी शिक्षा है, यहाँ आज भी बेरोजगार युवा है उसका शोषण किया जाता है, यहाँ आउटसोर्सिंग की जो मात्रा है, जो परसेंटेज है, आप उनसे पूछिए कि जब लड़का महंगी डिग्री लेके बाहर निकलता है महंगी यूनिवर्सिटी से तो उसको रोजगार के लिए सरकार की तरफ से क्या फायदे? क्योंकि डिग्री इंजीनियर लड़के को यहाँ 10,000 11,000 रुपए में आउटसोर्सिंग से नौकरी पे रखा जाता है और फिर बोलते हैं गुजरात में रोजगार दिया जाता है। आज अहमदाबाद एयरपोर्ट पे आप कभी भी जाओ, संडे टू मंडे 24/7 जैसे ये बात करते हैं ना, अहमदाबाद का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है निर्णय जी, वहां पे हर रोज रात को इंडिया बाहर कई फ्लाइट जाती है। दिन के 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट और जो लोग डिग्री लेके 10,000 से ज्यादा लड़के आज गुजरात से बाहर रोजगार के लिए जाते हैं। क्या ये है गुजरात का विकास मॉडल? तो ये जो रोजगार की बात करते हैं 27 सालों से है ना। मेरा सवाल तो कांग्रेस से बार बार यही रहता है कि आप 27 सालों में बीजेपी को सत्ता से उखाड़ नहीं पाए, अब आप कैसे उखाड़ेंगे? हमारा ओपिनियन पोल कह रहा है 48% लोग ऐसे हैं जो नाराज हैं बीजेपी से, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं है, वो फिर भी बीजेपी को वोट देना चाहते हैं। आपने कोई लीडर ही नहीं खड़ा करा, आप कोई चेहरा ही नहीं लेकर आ रहे हैं। देखिए,
आप लीडर की बात करते, हमारी कांग्रेस समिति कभी भी चेहरा पहले डिक्लेयर नहीं करती है। हमारे जो विधायक दल की संख्या बल है उसके आधार पे उसकी मीटिंग के बाद CWC में निर्णय लिया जाता है कि किसको बिठाना है। दूसरी बात, अगर जनता का विश्वास हमारे पे नहीं होता, हमको जनमत नहीं मिलता, तो 2002 से लेके 2017 के चुनाव देख लीजिए, डे बाय डे कांग्रेस की सीटें बढ़ी है। पिछली बार जो ये लोग वायदा करते थे, अमित शाह जी जाहिर बात कर रहे हैं मुझे, 27 सालों में ये कांग्रेस की नाकामी है कि आप उखाड़ नहीं पाए, 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी को आप बुना नहीं पाए। आप इस बात से खुश हो जाइएगा कि आपकी सीटें बढ़ रही हैं, आपकी सीटें बढ़ रही हैं। 27 साल हो गए उनको सत्ता में, आप जनता के को ये विश्वास नहीं दिला पाए कि आप उनके लिए बेहतर है। अगर हम जनता को विश्वास नहीं दिला पाते, अगर हम जनता के साथ उनके मुद्दों पे खड़े नहीं रहते, तो आज भी जो गुजरात में विपक्ष के तौर पे कांग्रेस का संख्या बल है, आप देख लीजिए, देश के कई स्टेट है जहां विपक्ष के तौर पे विपक्ष का जो संख्या बल होता है उसमें गुजरात कांग्रेस का संख्या बल सबसे अधिक है। ये भी मत भूलिए कि पिछली बार पाटीदार आंदोलन था जिसने आपकी मदद की थी। निर्णय जिस तरीके की बात कांग्रेस की तरफ से की जा रही है कि अब उन्हें साथ मिल रहा है जनता का, और यही बौखलाहट है बीजेपी की, इसी वजह से शब्दों की राजनीति की जा रही है। आपको लगता है कि जिन मुद्दों का जिक्र कर रहे हैं फिलहाल कांग्रेस के प्रवक्ता, ये मुद्दे हैं गुजरात में और जनता इन्हें देखकर भी अपना मन बना रही है? देखिए, मुद्दे तो बहुत से हैं चुनाव में, ऐसी बात नहीं है कि मुद्दे नहीं हैं। महंगाई भी एक मुद्दा है, बेरोजगारी भी एक मुद्दा है। कांग्रेस जो मुद्दे उठा रही है वो, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो मुद्दे हैं नहीं, चुनाव में हैं वो मुद्दे, लेकिन वो मुद्दे जो हैं, मैंने एक चीज़ देखी है, डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस आता है प्रचार की स्ट्रेटेजी में, डिफरेंस आता है अपनी बात रखने में, डिफरेंस आता है लोगों तक कैसे पहुँचना है उसमें। जहां मैं देखता हूं कि बीजेपी की जो पूरी प्लानिंग है, बीजेपी का जो पूरा एक प्रचार का मैकेनिज्म है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है कांग्रेस से। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूं। कांग्रेस के हर सभा में मैं सुन रहा हूं, मोरबी में जो अभी घटना हुई हाल ही में, उसको लेकर के कांग्रेस एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। मैं अभी कुछ दिन पहले मोरबी में था, करीब 4-5 दिन पहले, और आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे खुद को यकीन नहीं हुआ इस बात को सुनने के बावजूद। जब मैं वहाँ लोगों से बात करता हूँ, जब मैं वहाँ आसपास के गांव में जाकर के बात करता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि ये जो पुल की घटना थी, ये क्या सचमुच में प्रभाव डालेगी चुनाव पे, आपको हैरानी होगी जान के कि अगर मैंने 80 लोगों से बात की है तो उसमें से 79 लोगों ने ये बोला है कि नहीं करेगी। अब सवाल यह उठता है कि कांग्रेस अगर इतना जोर शोर से ये मुद्दा उठा रही है तो वो मोरबी की जनता के साथ ही कनेक्ट नहीं कर पा रही है। अब जब मोरबी की जनता के साथ ही आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो बाकी जो स्टेट है उसमें आप इसको कैसे इफेक्टिवली पहुंचाओगे? मैं मतलब जो पत्रकारों के सर्किट में जो चर्चाएं होती हैं उसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। ये कहा जाता है, ये एक एनालिसिस निकल करके बाहर आता है कि यदि यही घटना कांग्रेस के शासनकाल में हुई होती तो बीजेपी इसे चुनाव का मुख्य मुद्दा बना देती, कन्वर्ट कर देती। तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं आत्ममंथन की जरूरत है कि कैसे स्ट्रेटजीज को लोगों के साथ कनेक्ट किया जाए। देखिए, कांग्रेस के पास एक मत है, उससे मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, एक कमिटेड वोट बैंक है कांग्रेस का, उससे मैं इनकार नहीं कर रहा हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूं पिछले 5 सालों में, खास तौर पे जब 2017 में इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया, 2000 में एक सुनहरी अपॉर्चुनिटी थी 2017 में कांग्रेस के पास, लेकिन उसके बावजूद वो हार गई, नंबर्स कम हुए। लेकिन देख रहे हैं कि इन 5 सालों में उसके बाद कहीं ना कहीं पार्टी जो है ना वो डिसोरिएंटेड नजर आ रही है। उसे पता नहीं चल रहा है कि कौन से मुद्दे को पकड़ा जाए, कौन से मुद्दे को छोड़ा जाए, कब उसे उठाया जाए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना जो मैंने ऑब्जर्व की। कांग्रेस का प्रचार देखिए, क्या प्रचार है इस बार? कांग्रेस नु काम बोले छे, यानी कांग्रेस का काम बोलता है। वो देखने के बाद मुझे जो पहला ख्याल आया वो ये आया कि ये प्रचार करने में भी कांग्रेस ने 5 साल की देरी कर दी। जब 2017 में सारी सिचुएशन आपके फेवर में थी, सारे डायनेमिक्स आपके फेवर में थे, जबरदस्त विरोध हो रहा था सरकार का, अगर उस टाइम आप इस तरह का कोई इशू लेकर के आए होते, उस टाइम अगर आपने ऐसी कोई एक नैरेटिव चलाया होता तो डेफिनेटली उसका फायदा कांग्रेस को मिलता। तब शायद कुछ मौका था इनके पास कि इस बार वो डिले कर दिया। लेकिन हितेंद्र जी, आपका आधा काम तो कांग्रेस ही कर देती है, मजबूती से चुनाव ना लड़ना और मुद्दों को बड़ा मुद्दा ना बना देना। ये भी तो कहीं ना कहीं आप ही के फायदे की बात है कि आपकी उपलब्धियां, आपके खिलाफ नाराजगी सब कहीं ना कहीं गौण हो जाती है और आप इसे भुना ले जाते हैं और सत्ता में काबिज हैं पिछले 27 साल से। किसी की नबलाई पर
या किसी पार्टी की ABC टीम पर भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ती है। हर चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतने के लड़ती है, क्योंकि उसके पास नेता है, नीति है और नीयत है। और इसलिए आप देख रहे हैं 2014 के बाद कहीं कांग्रेस दिखाई नहीं दे रही है। 14 में भी गुजरात में कोई भी सीट उसकी नहीं आई थी। 17 में आपने बोला कि जो एक बड़ा आंदोलन हुआ था, इसकी वजह से थोड़े बहुत इसकी सीटें आई, वोट शेयर तो नहीं बढ़ा था। और इसके बाद गुजरात में 10 पेटा चुनाव विधानसभा के हुए, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी 10 के 10 जीती है। 2019 की लोकसभा की बात करें तो तमाम सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीती है। उसके बाद जो स्थानिक इकाई के चुनाव आए 2020 में, तो पूरे के पूरे महानगरपालिका, पूरी के पूरी जिला पंचायतें और ज़्यादा से ज़्यादा नगरपालिका, महानगरपालिका में, तालुका पंचायत में भारतीय जनता पार्टी ने 92% की जीत ली है। तो पहले ऐसा बोला जाता था कि पार्टी शहर में चलती है, गांवों में भी भारतीय जनता पार्टी ने भारी बहुमति से पंचायत से पार्लियामेंट तक वोट लिए हैं और ये जनता का आशीर्वाद लिया है, क्योंकि काम बोलता है भारतीय जनता पार्टी का। काम तो बोलता है, लेकिन जितेंद्र जी, इस बार आम आदमी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM भी बोल रही है। नहीं भाई साहब, ऐसा तो नहीं कि यही वजह है कि आप उपलब्धियों की जगह अब शब्दों को पकड़कर चुनाव प्रचार कर रहे हैं? नहीं, मैं आपको एक दो बातें बता। देखो, भाई साहब ने महंगाई की बात की, तो आज भी पेट्रोल राजस्थान में 15 रुपए महंगा है। उसने बेरोजगारी की बात की, तो आज राजस्थान का बेरोजगारी का जो रेट है वो 30% है, आज गुजरात का 1.2 है। आज गुजरात पूरे देश में सबसे डबल डिजिट में एग्रीकल्चर ग्रोथ में सबसे ज्यादा आगे है, तो गुजरात है। आज भी गुजरात एक ऐसा प्रांत है जहां 24 कलाक बिजली मिल रही है। आज भी गुजरात एक ऐसा प्रांत है जहां किसानों को ऋण बिना इंटरेस्ट पे मिल रहा है। पूरे देश में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट 6%, 7% लगता है। गुजरात ऐसा स्टेट है कि बिना इंटरेस्ट को गुजरात में किसानों को 3 लाख का ऋण मिलता है। जाहिर सी बात है आपके पास ये उपलब्धि है, लेकिन इस सवाल का आपने जवाब नहीं दिया कि कांग्रेस इस बार आम आदमी पार्टी और AIMIM भी कांग्रेस के साथ साथ बोल रही है, तो कहीं इसी की वजह से आपको शब्दों का इस्तेमाल तो नहीं करना पड़ रहा है चुनाव प्रचारों में उपलब्धियों से ज्यादा? मैंने प्राची जी पहले ही बताया कि हम अपनी ताकत पर, अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते पर और पार्टी के संगठन के बलबूते पर चुनाव लड़ते हैं। न किसी की प्रेजेंस, न किसी की एम्सन, या न किसी की अच्छाई या न किसी की बुराई के आगे करके हम चलने वाले हैं। हमारी जो बात है, देखो आपने सामने लिखा है सरदार साहब का सबसे बड़ा स्टैच्यू, तो पूरे विश्व में सबसे बड़ा स्टैच्यू सरदार साहब का, इतना बड़ा सम्मान करना। और एक वो लोग हैं जो मेघा पाटकर, जिसने गुजरात के नर्मदा योजना को रोकने के लिए बहुत बड़ा काम किया था, 30-40 लोगों का भी आप टिकट देकर स्वागत करते हैं और कांग्रेस आरोप लगाती है कि आपके पास जिताऊ कैंडिडेट नहीं है। सरदार साहब ने आपके पास जिताऊ कैंडिडेट नहीं है, ये आरोप आप पर कांग्रेस लगाती है। खैर, दानिश जी, आपको कभी A टीम कभी B टीम, बस इसी तरीके से आपको संबोधित किया जा रहा है। आपका अपना वजूद क्या है गुजरात में, ये आपकी जो सहयोगी पार्टियां हैं वही नहीं समझ पा रही हैं, आप जनता को कैसे समझाइएगा? देखिए प्राची जी, आरोप लगाना राजनीतिक पार्टियों का काम है, और खास करके जो लोग विपक्ष में बैठे हैं वो लोग ये इल्जाम लगा रहे हैं। उसका रीजन भी एक है। आप मुझे ये बताइए कि पिछले इतने सालों से, इतने दशकों से गुजरात में जो भारतीय जनता पार्टी का शासन है, क्या ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 2017 में थी? यहां पर नहीं थी। 19 में थी? नहीं थी। 14 में थी? नहीं थी। 12 में थी। तो सवाल यह है कि वो अपनी नाकामी का छुपाने के लिए अगर आरोप लगाते हैं तो वो उनका अपना मफाद हो सकता है। हम लोग पूरी ईमानदारी के साथ गुजरात के अंदर में हो रहा डिस्क्रिमिनेशन का जो पॉलिटिक्स है उसके मुखालिफ हम निकले हैं, और ये अभी हमारा स्ट्रगलिंग पीरियड है। हम इससे निकल के आगे आएंगे। हमने कॉर्पोरेशन में परफॉर्मेंस दिया है, जहां जहां हमारे पार्षद हैं आप उनका परफॉर्मेंस देख लीजिए। अहमदाबाद में हमारे पास 7 कॉर्पोरेटर हैं, उनका क्या परफॉर्मेंस है आप देखेंगे। तो उसी तर्ज पे हम असेंबली के अंदर में भी परफॉर्म करना चाहते हैं। जिन लोगों को, जिस आवाम को उससे फायदा मिला है, उन लोगों के से आप रिव्यू लेंगे तो उनमें वो आपको बताएंगे कि A टीम, B टीम, C टीम, D टीम क्या है। हम उसी तर्ज पे असेंबली में जाना चाहते हैं, क्योंकि यहां आम आवाम के मुद्दे जो है ना, वो सिर्फ पार्लियामेंट की कैंटीन में एक भाई ये और एक भाई वो दोनों मिलकर हलवा पूरी खा रहे हैं। इससे विशेष और गांधीनगर विधानसभा में कुछ हो ही नहीं रहा। तो उसको ही तोड़ने के लिए AIMIM मैदान में आई है। जिसको आरोप लगाना है वो लगाए। हम बिल्कुल शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ, कमिटमेंट के साथ मैदान में है। अमित जी, दानिश जी की बात सुनकर तो ये लग रहा है कि विपक्ष में अब लड़ाई नंबर 1 और नंबर 2 की है। वो तो कह रहे हैं विपक्ष का काम ठीक से नहीं करते हैं, इसी वजह से आपको सबक सिखाना भी एक उनकी प्राथमिकता है। देख लीजिए आप असदुद्दीन ओवैसी साहब का परफॉर्मेंस पार्लियामेंट में देखिए और इनका परफॉर्मेंस असेंबली में देखिए। उनकी बातों को मैं सीरियस इसके लिए नहीं ले रहा। मेरी नजर में तो B टीम भी नहीं है, Z टीम है। जिस तरह से 182 में से
13 कैंडिडेट खड़े रही है, मेरे नज़र में तो जेड टीम है भाजपा की। आप मुझे बताइए, सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैच्यू की बात कर रही है भाजपा, उसको विकास गिना रही है। आप कभी उनसे पूछिए कि उनकी गलतियों पे वो माफ़ी कब मांगेंगे। मैंने पहले मेरे सेशन में पूछा कि भाई गुजरात में हम गांधी विचारधारा को लेके चल रहे हैं तो चल रहे हैं, हमारे से कहीं पे गलती हुई होगी, हमारे कोई नेता ने स्टेटमेंट दिया होगा तो हमने माफ़ी मांगी होगी। आप उनसे पूछिए कि जामनगर में गोडसे का मंदिर क्यों बना, उस पर बात नहीं करेंगे। मैं दोबारा पूछता हूँ, भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल का इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, उसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम आपको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो सरदार और गांधी की विचारधारा को साइड में करके खुद के मोदी साहब की विचारधारा और मोदी साहब का ब्रांडिंग करने में लगे। उनको पूछिए, अगर आपको स्टेडियम ही चाहिए था मोदी साहब के लिए, तो आप जो उद्योगपतियों को इतनी हजारों एकड़ जमीन दे रहे, मुफ्त में दे रहे, 99 साल के 1 रुपए के टोकन पे, तो कहीं पे और जमीन संपादन करके स्टेडियम बना देना था मोदी साहब के लिए अलग से। जो चीजें कांग्रेस के शासन में बनी है, सरकारी स्कूलें कांग्रेस के शासन में बनी, 6000 से ज्यादा सरकारी स्कूलें बंद किए। एक नाम पूछ लीजिए आप उनके टर्न में एक नाम पूछ लीजिए कि पूरे 27 साल के भाजपा के शासन में एक पूरी सरकारी स्कूल मुफ्त वाली उन्होंने बनाई हो तो बताए, एक यूनिवर्सिटी सरकारी बनाई हो तो बताए, एक सरकारी अस्पताल अगर उन्होंने बनाया। ठीक है, ये सवाल वाजिब है, इसका जल्दी से जवाब दे देते हैं। जवाब दे दीजिए हितेंद्र जी, क्योंकि वक्त मेरे पास खत्म हो रहा है। आपकी उपलब्धि आप 27 साल की तो गिना रहे हैं, लेकिन अभी जो आपकी सरकारें हैं, कितने स्कूल बनाए, कितने कॉलेज बनाए, ये आप जरूर बता दीजिए। सरकारी देखो गुजरात में सरदार पटेल स्पोर्ट्स संकुल विश्व नेशनल लेवल का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स संकुल बना है। इसमें 35 तरीके की गेम्स खेली जा रही है, उसमें से एक क्रिकेट है, उसमें से एक स्टेडियम जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। तो नरेंद्र मोदी जी का जो स्टेडियम है वो क्रिकेट स्पोर्ट्स संकुल है, पूरे संकुल का नाम सरदार पटेल स्पोर्ट्स संकुल है। तो ये लोग सरदार साहब को छोटा करना चाहते हैं या सिर्फ स्टेडियम को सरदार का नाम देना चाहते हैं और पूरे स्पोर्ट्स संकुल को कोई दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू नाम देना चाहते हैं, मुझे पता नहीं है। लेकिन सरदार साहब का नाम, पूरा स्पोर्ट्स संकुल का नाम सरदार संकुल है। और इसमें ये स्टेडियम की बात जो है ना, सरदार साहब को इसने जो अन्याय किया है ना, इसकी बात पूरे गुजरात का चप्पा चप्पा जानती है। इसकी बात मैं इसलिए नहीं करता हूं। लेकिन जो एजुकेशन की बात की ना, तो प्राची जी पूरे गुजरात में 2000 तक 500 से ज्यादा मेडिकल की सीटें नहीं थी, आज 6000 मेडिकल सीटें हैं। एक दूसरी बात, जो यूनिवर्सिटी की बात बताया था ना, तो पहले 69 यूनिवर्सिटी थी। चलिए सर, मेरे पास वक्त खत्म हो गया है। सवाल इसी बात को लेकर है कि जब इतने सारे मुद्दे हैं तो इन मुद्दों पर आप लोग चर्चा क्यों नहीं करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।